हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में टॉपिक है हिंदू विधि के स्त्रोत। समस्त हिंदुओं के व्यवहार को अधिशासित और विनियमित करने वाली विधि हिंदू विधि के नाम से जानी जाती है। और इस हिंदू विधि का स्त्रोत, उद्गम और उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, आज हम उन्हीं स्त्रोतों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण दो स्त्रोत हैं, प्राचीन स्त्रोत और दूसरा है आधुनिक स्त्रोत। अगर हम प्राचीन स्त्रोत की बात करें तो 4 प्रकार इसमें बताए गए हैं: श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं निबंध और प्रथा या लोकाचार। और आधुनिक स्त्रोत जो 3 प्रकार के हैं: विधान, न्यायिक निर्णय, न्याय, साम्य और सद्विवेक। आइए पहले स्त्रोत पे विस्तृत हम बात करते हैं। प्राचीन स्त्रोत में जो पहला स्त्रोत है श्रुति। श्रुति शब्द श्रु धातु से बना है, जिसका आशय है सुनना, अर्थात ईश्वर प्रदत्त विधि, ईश्वर या श्रीमुख से निकले वचन जो ऋषियों के ऊपर प्रकट किए गए, जो ऋषियों ने सुने और उन्हें वैसे ही रूप में संकलित करके विवेचित करके प्रस्तुत किया गया, वो श्रुति के नाम से जाने जाते हैं। श्रुति 4 प्रकार की हैं। ऋग्वेद, 4 वेदों में इसे व्यक्त किया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद ऋक धातु से ऋग्वेद बना है, जिसमें द्वंद्व चरणों से युक्त मंत्र ऋचाबद्ध ज्ञान के रूप में व्यक्त हैं और सामान्यतः देवताओं की स्तुति करने के समय ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दूसरा जो इसमें प्रमुख वेद है यजुर्वेद। यजु अर्थात यज्ञ, यज्ञों के नियम, यज्ञ के समय विधि विधान का संकलन करने के लिए यजुर्वेद में काफ़ी सारा विधि विधान का संग्रह किया है। सामवेद, साम अर्थात ज्ञान, यज्ञों के समय पर जो गान गाए जाते हैं, जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वो सामवेद में विवेचित किया गया है। चौथा है अर्थवेद, अर्थात जिसमें धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र तंत्र सभी के ऊपर कुछ विवेचना की गई है, इन सभी विषयों को वर्णित किया गया है, वो जाना जाता है अर्थवेद के नाम से। दूसरा महत्वपूर्ण स्त्रोत जो प्राचीन स्त्रोत माना जाता है स्मृति, जो स्मरण रखा गया हो, जिसे याद रखा गया हो। अभी हमने सुना कि ऋषियों के ऊपर जो ईश्वर प्रदत्त विधि प्रकट हुई है, उन्हें ही संकलित किया गया, जो पूरी तरह धर्मशास्त्र से ओतप्रोत रही है। और स्मृति अर्थात जिसे याद रखा गया हो, जिसे स्मरण रखा गया हो। और प्राय 2 प्रकार में व्यक्त हैं, पहला धर्मसूत्र और दूसरा है धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र जो है वो गद्य रूप में वर्णित है और धर्मशास्त्र जो है वो श्लोक के रूप में वर्णित है। श्रुतियाँ मुख्यतः कई हैं, जिसमें प्रमुख है मनुस्मृति, जो मनु हमारे प्रथम पूर्वज कहे जाते हैं। मनु ने विधि की व्याख्या की और उन्होंने सिविल और आपराधिक दोनों ही प्रकार की विधियों को इसमें वर्णित किया। दूसरी स्मृति जो इसमें है याज्ञवल्क्य स्मृति। इस स्मृति में कई प्रकार के विधिक विषयों को विवेचित किया गया है और इसमें 3 अध्यायों में विधि के नियमों को संकलित कर विवेचना की गई है, जिसमें अध्यायों में न्याय प्रशासन से संबंधित, धार्मिक प्रशासन से संबंधित, धार्मिक शास्त्र से संबंधित और न्याय प्रशासन के साथ साथ प्रायश्चित संबंधित विधान भी प्रकट किए गए हैं। और राजा और अधिराज को भी विधि के अध्यादेश जारी करने के लिए इसमें सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। थर्ड वन है इसमें नारद स्मृति, एक ऐसी स्मृति जिसमें व्यवहार विधि का उल्लेख किया और विभिन्न अध्यायों में इसे विभक्त किया गया है तथा व्यवहार प्रक्रिया का भी इसमें हमें उल्लेख मिलता है। और सर्वप्रथम इस स्मृति में स्त्रियों के लिए कुछ अधिकारों का उल्लेख हमें मिलता है। भाष्य एवं निबंध, तीसरा प्राचीन स्त्रोत। विभिन्न विषयों पर प्राप्त विधियों का संकलन इन भाष्यों और निबंध में किया गया। यद्यपि नया इसमें कोई संकलन हमें नहीं मिलता है या विधि का कोई नया स्त्रोत नहीं है, किंतु श्रुति और स्मृति पर विभिन्न विषयों को, विभिन्न विवादों को, विभिन्न विरोधाभास को इसमें दूर करने का प्रयास किया गया और उन्हीं की व्याख्या की गई और विधि को संकलित करके धर्मशास्त्र की ओतप्रोत छवि से अलग करके सिविल और आपराधिक विधि को अलग अलग प्रकार से इसमें अभिव्यक्त किया गया है। और जो विधि की व्याख्या इसमें की गई है वे मिताक्षरा, दाय भाग और व्यवहार मयूख कुछ भाष्य हैं जो इसमें काफ़ी प्रमुख रहे हैं। अगर हम मिताक्षरा की बात करें तो मिताक्षरा एक ऐसा भाष्य है जिसमें विधि की विवेचना सुस्पष्ट तरीके से करी गई है और इसे कई भारतवर्ष के कई प्रांतों में आज भी इसके नियमों को मान्य किया गया है और उस हिसाब से हिंदू अधिशासित होते हैं, उनके व्यवहारों को विनियमित किया जाता है। दाय भाग जो पश्चिम बंगाल में प्रमुखतः मान्य है और जिसमें भी स्त्री दत्तक और कई प्रकार के जो हिंदू विधि से संबंधित जो नियम है, जो विषय हैं, उन्हें स्पष्टतः विवेचित किया गया है।
व्यवहार मयूख भी एक बहुत अच्छा सा इसमें भाष्य रहा है, जो व्यवहार मयूख में सर्वप्रथम व्यवहार विधि की व्याख्या इसमें विस्पष्टतः की गई है। आइए चौथे स्तोत्र पे हम बात करते हैं, प्रथाएं या लोकाचार। प्रथा, रूढ़ि, कस्टम, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे रीति रिवाज, कुछ ऐसे व्यवहार जिन्हें दीर्घ काल से प्रयुक्त किया जाता है और धीरे धीरे वे विधि का बाध्यकारी बल प्राप्त कर लेते हैं। ये जो प्रथाएं हैं ये कई 3 प्रकार की वर्णित की गई हैं। स्थानीय प्रथाएं जो किसी स्थान विशेष में प्रयुक्त होती है, वर्गीय प्रथाएं जो एक वर्ग में प्रयुक्त होती है, और सामाजिक प्रथाएं जो किसी समाज विशेष पर ही बाध्यकारी बल रखती है। अब ये जो प्रथाएं हैं इनमें भी कुछ गुण, तत्व, लक्षण होने चाहिए, जैसे कि ये प्राचीन हो, अर्थात कई समय से, पुराने समय से इन्हें प्रयुक्त किया जा रहा हो और सभी सर्वसाधारण के द्वारा इसे पालना की जा रही हो। यद्यपि कहीं भी इसकी टाइम ड्यूरेशंस या सर्टन जो ड्यूरेशंस है वो कहीं भी निर्दिष्ट नहीं की गई है कि प्रथा को प्राचीन होने के लिए कितना समय होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि 100 साल से भी अधिक वर्षों से यदि किसी प्रथा को, किसी रिवाज को माना जा रहा है तो उसे प्राचीन प्रथा के नाम से जाना जाएगा और ये उसका महत्वपूर्ण गुण होगा। अपरिवर्तनशीलता, प्रथा में अपरिवर्तनशील का गुण होना चाहिए, अर्थात वो बार बार परिवर्तित नहीं हो, एक बार जो नियम सभी के द्वारा पालनीय है वो वैसा ही चलता रहे। निरंतरता, युक्तियुक्तता, स्पष्ट प्रमाण, ये सभी गुण भी प्रथाओं में होने चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं हो कि उस प्रथा को एक बार पालन किया जाए और उसके बाद उसका पालन नहीं किया जाए। उसमें निरंतरता यानी लगातार उसको लोगों के द्वारा, जनमानस के द्वारा पालना की जानी चाहिए, उन नियम कायदों से वे अधिशासित होते रहे हों। यद्यपि 1-2 बार यदि उसे पालन नहीं किया जाए तो निरंतरता में कमी नहीं माना जाएगा। स्पष्ट प्रमाण, स्पष्टतः उसमें प्रमाण मिलना चाहिए कि इस प्रथा को सभी जनमानस के द्वारा पालना की जा रही है, उसमें किसी प्रकार की संदिग्धता का समावेश नहीं होना चाहिए। लोकनीति के विरुद्ध न हो, अर्थात यदि कोई प्रथा ऐसी है जो जनहित के खिलाफ हो, लोकनीति के विरुद्ध हो, तो वो भी मान्य प्रथा नहीं होगी। तो वेद और मान्य प्रथा के लिए वो लोकनीति से मिलती जुलती और लोकनीति के अपेक्षित होनी चाहिए। विधान द्वारा निषिद्ध नहीं होनी चाहिए, प्रथा ऐसे नहीं होनी चाहिए जो अधिनियम के विरुद्ध हो या उसके उपबंधों से, विधिक नियमों से मेल न खाती हो। अनैतिक न हो, कोई भी प्रथा अनैतिक न होनी चाहिए। दीर्घकाल से प्रचलित हो, एक रूप हो, सर्वमान्य हो, विवेकी हो और तर्कपूर्ण हो, अर्थात जब प्रथाओं में ये सभी गुण विद्यमान होंगे तो ये माना जाएगा कि वो प्रथा विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और उसी बिहाफ पर सभी जनमानस उसका पालन कर रहे हैं। आधुनिक स्रोत जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें फर्स्ट वन है विधान, लेजिस्लेशन। विधान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेजिस और लेशियो। लेजिस का अर्थ होता है विधि और लेशियो का अर्थ होता है प्रस्थापना, अर्थात विधि की प्रस्थापना करना, विधि को निर्मित करना, विधि का निर्माण करना। और यदि हम इसकी बात करें तो लेजिस्लेशन सबसे अच्छा आधुनिक स्रोत है, क्योंकि ये विधानमंडल के द्वारा निर्मित किया जाता है। इस विधि का निर्माण जो हमारे यहाँ की विधायिनी या जो हमारे यहाँ कानून निर्माणक समिति है उसके द्वारा तथ्यों और परिस्थिति के मद्देनज़र, आवश्यकताओं के मद्देनज़र किया जाता है। इसलिए विधान आज के आधुनिक समय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो विधि को समय और परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार विनियमित करता है, निर्मित करता है, लागू और प्रवर्तित भी करता है। न्यायिक निर्णय, अर्थात भूतकाल में किसी जुडिशरी, किसी न्यायिक अधिकरण के द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय जो वर्तमान काल में भी पालनीय हैं, वर्तमान काल में भी मार्गदर्शक हैं। और ऐसे न्यायिक निर्णय आज भी समय समय पर विवादग्रस्त स्थितियों में उनसे मार्गदर्शन लिया जाता है और ये विधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिन्हें आज भी अभिलेखीय स्वरूप में रिपोर्ट्स में उपलब्ध करवाया जाता है। और समय समय पर न्यायिक निर्णयों ने भी जहाँ पर विधि में विरोधाभास है या विधि की व्याख्या करते समय या निर्वचन करते समय कुछ अस्पष्टता महसूस होती है या फिर कहीं कहीं विधि को संकुचित कर दिया गया है, प्राचीन विधिक नियमों में उस विधि का उल्लेख यदि कहीं अस्पष्ट है, तो वहाँ पर न्यायिक निर्णयों के द्वारा कई बार हमने देखा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से न्यायविदों के द्वारा विधि की व्याख्या की जाती है। इसलिए निसंदेह और निर्विवाद तथ्य के न्यायिक निर्णय भी एक महत्वपूर्ण आधुनिक स्रोत है। थर्ड है इसमें न्याय, साम्य और सद्विवेक। जब विधिक नियम किसी विवादग्रस्त विषय वस्तु को समाधान देने में असमर्थ हो, वहाँ पर
सदैव न्याय निर्णय न्याय, साम्य और सद्विवेक के आधार पर किया जाता है और यह भी विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।